हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दौलत सिंह गुसाई डीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमारी शुरू कर रखी है बोर्ड एग्जाम 2022 की फिजिक्स 12th क्लास की पार्ट 5 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे चल रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही हो। अब आपके पास कम समय है तैयारी का, तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए और परीक्षा में हम आशा करते हैं आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देख रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयवों को परिभाषित कीजिए तथा उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। भू चुंबकत्व भी इसको हम कहते हैं, मैग्नेटिज्म से ये है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो आपने इसके बारे में समझना है। भू चुंबकत्व के अवयवों को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी के जो इसको हम पृथ्वी के चुंबकत्व कह लें या भू चुंबकत्व कह लें, इनके एलिमेंट्स के बारे में आपको पूछा जाएगा कौन कौन से हैं और इनके बीच संबंध क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम भूचुंबकत्व की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पृथ्वी, जैसे हमने दिखाया है जिस तरीके से हमारे पृथ्वी का आकार है, हमारी धरती माता आप जानते हैं, तो इस तरीके से ये पृथ्वी है जिसके हमारे पास जो है ये एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक जो दक्षिणी ध्रुव होता है, इसको हम भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर वहां पर आप देख रहे होंगे ये एन जी से हमने दिखाया, नीचे एस जी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे पास जो है इसका जो है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव हमारे कहलाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये जो पृथ्वी है आप जानते हैं किस तरीके से क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इस तरीके से घूर्णन कर रही है पृथ्वी, क्योंकि हम भू चुंबकत्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने हमारी जो पृथ्वी है चुंबक की तरह व्यवहार करती है, उसके व्यवहार को हमने समझना है, किस प्रकार से चुंबक का व्यवहार करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव बताए थे, इनको मिलाने वाली रेखा जो है भौगोलिक अक्ष कहलाती है। जैसे हम इसको जो है अलग से इस तरीके से हमने 3D डायमेंशन में दिखाया, इसको हम 2D में दिखा ले तो हम पृथ्वी को इस तरीके से दिखाएंगे और इसके बीचों बीच में ये हमारे पास ये जो हमारे जो भौगोलिक अक्ष जिसको हमने कहा, जिसको उत्तरी ध्रुव, हमारा भौगोलिक अक्ष का जो उत्तरी ध्रुव है एन जी और भौगोलिक अक्ष का जो दक्षिणी ध्रुव है एस जी हमने दिखा रखा है, इनको मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। इसको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम देख लें, ये हमारे पास इसका जो है ईस्ट पॉइंट हो गया, इधर की तरफ वेस्ट हो गया, आपने जो है पूरब और पश्चिम दिखा लिया, ये भी हमारे भौगोलिक उत्तर जो है पूरब और पश्चिम दिशाएं हो गई। इनको मिलाने वाली रेखा भी हम देख लें कि यानी जो हमारी भौगोलिक अक्ष के लंबवत होती है, उस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस होती है, ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है, उसकी विषुवतीय हम रेखा भी कह सकते हैं, इसको विषुवतीय तल भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास ये जो है इसकी भूमध्य रेखा है, इक्वेटोरियल है ये हमारी जो भूमध्य रेखा आपने देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है भौगोलिक अक्ष के लंबवत होती है। यहाँ तक आपने समझा, इसको आप आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें यहाँ पर हमारे पास जो हम पृथ्वी के चुंबकत्व की बात करते हैं, तो हमारी पृथ्वी में जो है क्या है, बहुत बड़ा एक चुंबक जैसे इस तरीके से दिखा रहे हैं कि चुंबक की तरह व्यवहार क्यों कर रही है। हमने देखा कि जो हमारी कंपास होती है, चुंबकीय सुई, जो आपने लैब में देखी होगी, आप जब भी उसको जो है किसी समतल पे रखते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, ये सभी जानते हैं। आप चाहे उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा लें, कुछ देर तक कंपन करती है और बाद में जो है वो एन एस डायरेक्शन में ही ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो हमने जो है ये किस वजह से होता है कि हमारे पृथ्वी के गर्भ में जो है बहुत शक्तिशाली चुंबक है, जो उसको जो है क्या कर रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में घुमा दे रहा है सुई को। तो चुंबकीय सुई यही प्रदर्शित करती है कि चुंबक किस दिशा में, तो चुंबकीय सुई जो है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में ठहर रही है। यानी जो पृथ्वी के गर्भ में जो चुंबक है, वहां पर हमारे पास इस तरीके से हमने जो है पृथ्वी के चुंबक में जो अक्ष जो हम दिखाएंगे, तो उसमें जो है इसका जो पृथ्वी के अंदर का जो चुंबक है, जिसको हम पृथ्वी का चुंबकत्व कह रहे हैं, तो जो पृथ्वी का चुंबक है वो जो है उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण की ओर होगा, भौगोलिक के दक्षिण की ओर होगा, और जो उत्तरी ध्रुव है, सॉरी दक्षिणी ध्रुव है, वो भौगोलिक उत्तर की ओर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुई हमारी जो चुंबकीय सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में आपकी सुई ठहरती है, हमेशा सुई की डायरेक्शन उत्तर दिशा में होती है। तो हमारा इसका मतलब जो चुंबक है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपने इसको जरूर ध्यान रखना है कि इसका मतलब जो उसका चुंबक का जो है दक्षिणी ध्रुव जो है, यानी हमने एस एम से दिखाया, तो मैग्नेटिक जो साउथ हो जाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो इसको हमने एस एम और एन एम से दिखा दिया। तो ये हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गए। तो दक्षिणी ध्रुव हमारा किस तरफ है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, और हमारा उत्तरी ध्रुव किधर की ओर है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये आपको ध्यान रखना है, ये उल्टे होते हैं, क्योंकि सुई की डायरेक्शन अगर आप बात करें, जो चुंबकीय सुई है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमारी जो चुंबकीय सुई है हमेशा भौगोलिक अक्ष से
यहाँ पर आप देखें तो ये जो है इस तरीके से हम यहाँ पे भी इसको दिखा लें कि जो है हम 2D डायमेंशन में हम इसको दिखा रहे हैं, तो आपने जो है पेपर में इस तरीके से इसको SM और NM दिखा देना है। और यहाँ पर हमने ये बताया ये वाली जो अक्ष हो जाएगी चुंबक की, जो हमारे पृथ्वी के चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसको भी आपने ध्यान रखना, ये वाली अक्ष हमारी क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो आप यहाँ तक क्लियर हो पा रहे होंगे, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। पृथ्वी के चुंबक जो गर्भ में चुंबक है उसके जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। और इसके जो है यहाँ पर हम जो है ये हम देखें कि जो चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष है और भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनता है 11.3 डिग्री के लगभग ही आता है। तो यानी जो बिल्कुल चुंबक है, यानी जो हमारी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, इसकी जो डायरेक्शन होगी पश्चिम और उत्तर की ओर होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी पश्चिम और उत्तर की ओर, यानी जो 11.3 डिग्री कोण ये बनाती है। तो यानी जो है बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्थ में नहीं होती है, हल्का सा जो है इसमें जो है हल्का सा विक्षेप होता है, जिसमें हम इसको 11.3 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हल्का सा, यानी चुंबकीय हमने जो चुंबक भी है वो हमने एक्यूरेट भौगोलिक अक्ष की दिशा में नहीं दिखाया है, हल्का सा कोण बनता है, जो कोण कितना है 11.3 डिग्री है, बहुत छोटा कोण है। अगर हम देखें पृथ्वी इतनी बड़ी है तो उसके लिए कोण बहुत ही छोटा सा है। तो इसको मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष और इसको मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों अक्षों के जो हमने चुंबकीय अक्ष दिखाई, इसके लंबवत अक्ष को हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। इसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय निरक्ष। जिस प्रकार से हम भौगोलिक अक्ष के लंबवत को हम क्या कह रहे थे, भूमध्य रेखा कह रहे थे, ये हमारा जो था ये हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस थी। तो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम अब यहाँ से अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है जो हमारे पास पूछा गया था। पृथ्वी के चुंबकत्व के आपने बताने 3 अवयव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के चुंबकत्व के जो है वो है 3 अवयव है इसमें। तो उन 3 अवयव के बारे में आपने समझना है कि जो है क्या, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे पहले कि हमने बताया ये चीज आपको ध्यान रखना। भौगोलिक अक्ष की परिभाषा ध्यान रखें आप, चुंबकीय अक्ष के बारे में समझिए, चुंबकीय निरक्ष के बारे में समझिए और पृथ्वी के चुंबक के बारे में समझिए कि जो है चुंबक हमेशा कुछ कोण बनाते हुए रहता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये जो है प्रमाण मिले चुंबकीय सुई से देखा गया कि चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरती है। तो इसका मतलब पृथ्वी किसकी तरह व्यवहार कर रही है, एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास उदासीन बिंदु भी मिलते हैं, वहां पे जब हम बोर्ड पर हम जो है दंड चुंबक रखते हैं तो वहां पर जब हम क्या खींचे तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होती है, यहाँ पे हम उदासीन जो है यहाँ पर उदासीन बिंदु भी यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से जो है क्या होती है, नॉर्थ से बल रेखाएं इस तरीके से क्या हो रही है, निकलेंगी। ये यहाँ से आप देखेंगे ये बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी, क्योंकि नॉर्थ पोजीशन से बाहर क्यों निकलती हैं, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो ये नॉर्थ से निकलेगी और एस में क्या करती हैं, बल रेखाएं प्रवेश करती है। तो ये जो है इस तरीके से आप देखें तो इन बल रेखाओं की वजह से जो है क्या करते हैं, हम जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम जो है क्या करते हैं, हमारे पास जो बोर्ड होता है उस बोर्ड से हम देखते हैं तो वहां पे हमें चुंबकीय सुई की सहायता से हम उस को जो है दर्शाते, तो वो चुंबकीय सुई हमें जो है बताती है कि इसका मतलब जो है किस दिशा में हमारा चुंबक है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो वो हमेशा एक पोजीशन ऐसी आती है जहाँ पे पृथ्वी का चुंबक और जो हमारा दंड चुंबक लिया हमने जो बार चुंबक लिया रखा है जिसको हम दंड चुंबक भी कहते हैं, उस चुंबक का जो है चुंबकत्व तो एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो वहां पर जो है उदासीन बिंदु कहलाता है। तो ये हमें न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, उसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इसका मतलब उदासीन बिंदु तभी आया जब इसका मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व था। तो पृथ्वी के चुंबकत्व की वजह से उदासीन बिंदु आया। दूसरा आपने चुंबकीय सुई का उदाहरण देखा कि चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी, तो इसलिए पृथ्वी के अंदर क्या है, चुंबक है। तो ये प्रमाण हमें मिलते हैं इस तरीके से पृथ्वी के चुंबक और चुंबकत्व, इसी गुण को हमारे पास जो पृथ्वी जो व्यवहार कर रही है इसी गुण को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, जिसको हम चुंबकत्व कह रहे हैं। तो यही पृथ्वी का चुंबकत्व है या भू चुंबकत्व। इसके 3 अवयव होते हैं, उन अवयव के बारे में हम समझ लें जल्दी से। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लेनेशन, हम इसको जो है डिक्लेनेशन एंगल कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिक्लेनेशन हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास आता है नति कोण अथवा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, यानी डिप एंगल जो हमारे पास होता है जिसको हम नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। और तीसरा आता है हमारे पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो यहाँ पर आपने जो है ये हमारे पास आते हैं हॉरिजेंटल जो इसके हॉरिजेंटल घटक क्या है, इसके जो है क्षैतिज घटक कौन से, उसके बारे में आपने जानना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इन 3 पॉइंटों को आपने एक्सप्लेन करना परीक्षाओं में बच्चों, ध्यान रखना। पहला दिक्पात का कोण, दूसरा आता है नति कोण अथवा नमन कोण, तीसरा आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो चलिए जल्दी से इनको समझ लेते हैं कि दिक्पात का कोण क्या होता है। ये हम देखो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देखें तो ये हमने जो है पृथ्वी
को इस संरचना को इस तरीके से दिखा दिया जैसे आप देख रहे हैं गोल आकार में। और यहाँ पर हम क्या करें, पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जब हम काटेंगे यहाँ पर से तो हमें एक समतल मिलेगा, ये इसको हम कहते हैं भौगोलिक यामुतर। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने इसको जो है यहाँ पर से जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हमने कट किया, यहाँ से अगर आप काटेंगे तो एक प्लेन एरिया आपको, प्लेन सर्कल मिलेगा, प्लेन मिलेगा, जिसको हम कहेंगे भौगोलिक यामुतर। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये वाला जो तल होगा एक समतल होगा, भौगोलिक यामुतर। यानी आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो हमारे पास, इसके लिए हम कहेंगे कि भौगोलिक यामुत्र किसे कहते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामुतर कहते हैं। तो जब हमने पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव लिया था और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव लिया था, उनको मिलाने वाली रेखा हमने दिखाया था बीचों बीच में, जैसे ये लाइन आई थी बीचों बीच में, ये रेखा हमारी आ रही थी। इनको मिलाने वाली रेखा का जो ऊर्ध्वाधर तल है, ऊर्ध्वाधर तल यानी ऊपर वाला जो तल है, इसी को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक यामुतर कहते हैं। जब हम इसको कट करेंगे, स्लाइस करेंगे, पीस करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके का एक तल मिलेगा, जिसको हम, इस तल को ही क्या कहते हैं, भौगोलिक यामुतर कहते हैं। तो ये आपको भौगोलिक यामुतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने दिक्पात का कोण समझना है तो उससे पहले हमें भौगोलिक यामुतर के बारे में समझना होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा यहाँ पे आता है कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक की अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामुतर कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है चुंबकीय यामुतर की परिभाषा आती है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक की अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय यामुतर कहलाता है। तो यहाँ पे आप जो है चुंबकीय यामुतर को भी समझ लें कि जब आप जो है, जहाँ चुंबकीय सुई हमारे पास ये है, इस तरीके से हमने जो है चुंबकीय सुई को दिखाया है। तो चुंबकीय सुई है, जैसे मान ला इसका जो है एन पोल हो गया, ये वाला एस हो गया। तो चुंबकीय सुई को जब भी हम जो है लटकाएंगे, अगर हमने इसको किसी धागे से बांध दिया और इसको हमने लटका दिया, तो ये हमेशा, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाना। तो स्वतंत्रता पूर्वक जब भी आप किसी चुंबकीय सुई को लटकाएंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो है, हमने बताया था ये हमेशा किस डायरेक्शन में ठहरेगी, ये जो है अगर एन पोल है, ये एस पोल है, तो ये अपने आप ही घूम जाएगी। इसको आप लटका देंगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरेगी। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, तो यानी जो है किस डायरेक्शन में, उसका जो ऊर्ध्वाधर तल होगा वो ऊर्ध्वाधर तल ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामुतर कहलाएगा। ये यहाँ पर देख लें, तो ये हमने जो चुंबकीय, ये जो हमने पृथ्वी का चुंबक दिखा रखा है, इसका जो ऊर्ध्वाधर तल होगा, यानी जो है जो पृथ्वी की जो चुंबकीय अक्ष है, ये जो पृथ्वी की जो चुंबकीय अक्ष है, यानी जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली रेखा जो चुंबकीय अक्ष है, इसको ऊर्ध्वाधर तल, अगर आपने इसको काट दिया इस तरीके से, तो यहाँ पर एक टुकड़ा यहाँ पर भी प्राप्त होगा। इस तरीके का टुकड़ा जो आप देखेंगे, ये ऊर्ध्वाधर तल ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामुतर कहलाएगा। ये जो भौगोलिक अक्ष से काटा हुआ है, तो ये जो भौगोलिक अक्ष वाला जो तल है, इसको आप ऊर्ध्वाधर तल ऊपर को उठाएंगे, तो ये जो ऊपर वाला तल हो जाएगा ऊर्ध्वाधर तल, ये हो जाएगा भौगोलिक यामुतर। और ये जो चुंबकीय अक्ष वाला जो है, इसको आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो ये कहलाएगा हमारा चुंबकीय यामुतर। तो यहाँ पर तक आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉइंट था दिक्पात का कोण, इस पॉइंट को आपने क्लियर करना है कि दिक्पात का कोण क्या होता है। तो ये जो हमने चुंबकीय यामुतर और भौगोलिक यामुतर बताया, इनके बीच जो कोण बन रहा है, उसको ही हम क्या नाम देते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। तो दिक्पात का कोण की आप जब परिभाषा लिखेंगे, तो पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामुतर एवं भौगोलिक यामुतर के बीच बने कोण को उस स्थान का दिक्पात का कोण कहते हैं। तो हमने वही चीज बताया भी आपको। तो चुंबकीय यामुतर भी आप समझ पाए होंगे और भौगोलिक यामुतर के समझ पाए होंगे, उनके बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 11.3 डिग्री बन रहा है, तो ये जो है, ये हमारा दिक्पात का कोण हो जाएगा, डिक्लिनेशन हो जाएगा। अगर आप जो है चुंबकीय यामुतर की बात करेंगे, तो जो चुंबकीय सुई हमेशा जो है इसी डायरेक्शन में जाके ठहरती है, और जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला हमारा क्या कहलाता है, भौगोलिक यामुतर कहलाता है, और ये वाला हमारा चुंबकीय यामुतर कहलाता है। तो इनके बीच का जो कोण होगा, इनके बीच का जो कोण होगा, उस कोण को ही हम, जो दो चीजें होंगी यहाँ पर, दो, उनके बीच का एंगल जो होगा हमारे पास, जिसको हम क्या कह रहे हैं, भौगोलिक यामुतर। आपने इस तरीके से शॉर्ट में याद रखना है। यहाँ पर आपके पास जो है ये क्या है, भौगोलिक यामुतर, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, चुंबकीय यामुतर। तो जो भौगोलिक यामुतर और चुंबकीय यामुतर के बीच का जो कोण है, इस कोण को ही हम कहते हैं दिक्पात का कोण, और इस कोण को आपने किससे प्रदर्शित करना है, फाई से। ये ध्यान रखना आपने, इस कोण को आपने प्रदर्शित करना है फाई से। तो हम जो है दिक्पात का कोण हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। ठीक है, तो ये हमारा पहली परिभाषा आ गई दिक्पात का कोण। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या कहलाता है, पृथ्वी तल से किसी स्थान पर चुंबकीय यामुतर और भौगोलिक यामुतर के बीच बने कोण को उस स्थान का दिक्पात का कोण कहते हैं। यहाँ पर हम इसे फाई से प्रदर्शित
करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, तो ये मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है नति कोण अथवा नमन कोण। नति कोण अथवा नमन कोण आप समझ लें कि अभी जैसे जिस तरीके से मैंने बताया कि आप जब कोई भी चुंबकीय सुई लेंगे तो चुंबकीय सुई जो है हमेशा किस दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। उत्तर दक्षिण दिशा में तो ठहरेगी, साथ में क्या होती है, इस तरीके से आप समझ लो, इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो जाती है, डिप हो जाती है, झुक जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्षैतिज अक्ष है, ये वाला एन और एस है, तो ये जो है हमेशा थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाती है। तो ये जो चुंबकीय सुई है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, जो चुंबकीय सुई है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं, और इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये चुंबकीय सुई मैंने दिखा रखी है। तो ये चुंबकीय सुई हमने क्या कर रखा है, ऊर्ध्वाधर किसी जो है क्षितिज से हमने जो है इसको लटका रखा है। यहाँ पे आप समझ लें कि कोई दृढ़ तल है, उससे हमने इसको बांध दिया, इसको हमने लटका दिया इससे। और जब हमने लटकाया है तो ये चुंबकीय सुई क्या होती है, ये वाला जो क्षैतिज आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट डॉट, ये वाली लाइन आप देखेंगे तो ये डॉट डॉट है, क्षैतिज है, इसको ऐसा रहना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा न रह के क्या होती है, थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये वाला कोण ही मैंने कहा क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है थीटा, उसी को हम क्या कहते हैं, नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे, एग्जाम में आप जब पेपर में बनाएंगे तो इसी टाइप के डायग्राम को आपने बनाना है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो क्षैतिज के साथ जो कोण जो बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, नति कोण अथवा नमन कोण। तो नति कोण अथवा नमन कोण, इसकी परिभाषा हम देख लें कि क्या लिखेंगे आप पेपर में, चुंबकीय सुई की चुंबकीय अक्ष चुंबकीय यामोत्तर में खींची गई क्षैतिज रेखा की दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान पर नति कोण कहते हैं। तो जो चुंबकीय यामोत्तर में होती है, चुंबकीय सुई भी हमने बताया किस तल में होगी, चुंबकीय यामोत्तर में, क्योंकि जो चुंबकीय अक्ष है उसी में जो है हमने एक तल खींचा था जिसको हमने चुंबकीय यामोत्तर कहा था। उस चुंबकीय यामोत्तर में जो है चुंबकीय सुई रहेगी, और उस चुंबकीय सुई की जो क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है उस कोण को हम क्या कहते हैं, नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। तो ये आपने जो है इसकी परिभाषा लिखनी है, नति कोण अथवा नमन कोण। अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब हमें जो है इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक निकालना है। हॉरिजेंटल फैक्टर कौन सा होगा, इसका जो घटक होगा हॉरिजेंटल वाला, दो हमारे पास घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा और एक क्षैतिज घटक होगा। ऊर्ध्वाधर घटक हमारा वर्टिकल हो जाएगा, क्षैतिज घटक हमारा हॉरिजेंटल। इस तरीके से आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास OLMR आप देख रहे होंगे, OLMR एक हमने जो बताया था, ये हमारा भौगोलिक यामोत्तर है। आपने जो है जब इसको बनाना तो इस तरीके से आपने भौगोलिक यामोत्तर दिखा दिया, जो हमने चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को सॉरी, हमारे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो ऊर्ध्वाधर तल था उसको हमने भौगोलिक यामोत्तर कहा था, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और चुंबकीय यामोत्तर को हमने यहाँ पर दिखा दिया इस तरीके से, आप देखें जैसे कॉपी का गत्ते टाइप का होता है, तो गत्ते में आपने देखा कॉपी का जैसे खोलते हैं हम उस तरीके से, तो OPQR, OPQR हमारे पास चुंबकीय यामोत्तर है। तो आपने जो है दो तल यहाँ पे दिखा दिए, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। तो आपने OLMR जो है ये हमारा भौगोलिक यामोत्तर है, OPQR हमारे पास चुंबकीय यामोत्तर है। तो अभी हमने जैसे बताया था इन दोनों के बीच का जो कोण होगा यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है उसी को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो हमने दिक्पात के कोण को फाई से प्रदर्शित किया। तो भौगोलिक यामोत्तर, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको दिखाना है। इसके बाद आपने देखो ये जो हमने चुंबकीय यामोत्तर में क्या दिखाना है, चुंबकीय सुई दिखानी। तो ये जो चुंबकीय सुई है वो चुंबकीय यामोत्तर में रहेगी और अपने से क्या हो जाएगी, क्षैतिज के साथ। और क्षैतिज कौन सा हो जाएगा इसका, OP। जो OP वाली डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, क्षैतिज हो जाएगी। तो क्षैतिज के साथ ये कोण झुक गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला कोण जो झुकी है क्षैतिज के साथ, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये वाला जो हम देखें कि ये जो क्षैतिज के साथ ये कोण झुक गई है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली सुई इस तरीके से, ये वाला आप देखें तो ये हमारे पास ये वाला तल हमारा क्षैतिज हो जाएगा। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो उसको हमने थीटा से प्रदर्शित करना है। तो हमने जो है चुंबकीय यामोत्तर में आपने जो है देखा थीटा भी दिखा दिया, नमन कोण दिखा दिया इसको हमने। और यहाँ पर हमारे पास जो सुई की दिशा होगी S यहाँ पे दिखा दिया, N दिखा दिया, S से N की, और हमारा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है B दिखा दिया। अब हमें जो निकालने थे इसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले O से जो है ये जो है BH, हमने जो है इसके जो दो घटक होंगे BH,
तो ये जो है हमारे पास जो क्षैतिज घटक हो जाएगा BH हो जाएगा। और हम इसका जो है ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे तो ये हमारा नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, तो O से लेके R तक, OR ये हमारा जो है ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो आपने जो है O से R को जो है जिस डायरेक्शन में होगा वो हमारा वर्टिकल फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वर्टिकल हो जाएगा। तो इसको हमने जो है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा वर्टिकल होगा, और इधर की तरफ हमारे पास जो होगा हॉरिजेंटल होगा। तो इसको हमने क्षैतिज घटक निकालना, वैसे हम ऊर्ध्वाधर घटक भी देखेंगे। तो हमारा OP डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक है BH, वो हमने निकालना है। और जो हमारा टॉपिक का नाम भी है, जो हमारे पॉइंट का नाम भी है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक भी आपको निकालना पड़ेगा, उसको हम VV से दिखा रहे हैं, और क्षैतिज घटक को हम BH से दिखा रहे हैं। उसको भी आपने समझना है किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने BH और VV दिखाई, ये हमारे क्या कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे। एक क्षैतिज घटक हो जाएगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको हम कहेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, जो हमारे पास पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहे हैं, उन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक हमारे पास आएगा, और दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल। तो इसको हम ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा क्षैतिज घटक। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो आप इसको देखें, मैंने बताया इसको आपने किससे दिखाना है, VH से। तो BH से आप इसको दिखाएंगे, और ऊर्ध्वाधर घटक को हमने VB से। अब चलिए जल्दी से हम जो है इसको निकाल लेते हैं कि कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र का घटक। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपने जैसे इस तरीके से मैंने बताया था कि अगर कोई इस डायरेक्शन में ये जो है चुंबकीय क्षेत्र B है, और इधर की तरफ जो है थीटा कोण बन रहा है, और तब आपके जो दो घटक एक इस तरीके से होंगे, तो इधर वाला जो थीटा तरफ जिधर बनता है उस तरफ आपको ध्यान होगा। मैंने बताया था कौन सा आता है, क्लियर, सही बता रहे हैं आप, बोलिए, B cos थीटा, सही है। तो जिस दिशा में थीटा होगा उस डायरेक्शन में जो है B cos थीटा हो जाएगा। जैसे हमने जो है निरक्ष स्थिति में भी किया था हमने, जो है वैद्युत ध्रुव वाले में, तो वहां पे हमने बताया था थीटा की डायरेक्शन में हम cos लेते हैं, और जिधर थीटा नहीं होगा वो भी किस तरीके से आता है वो भी आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आ रहा है। लेकिन याद करने का तरीका आप ध्यान रखना, जिधर थीटा नहीं आएगा उधर साइन आएगा। तो ये वाला घटक हो जाएगा B cos थीटा, और VB बराबर नीचे की तरफ वाला, इधर नीचे की तरफ वाला हो जाएगा B sin थीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे, जिधर cos जिधर थीटा उधर B cos थीटा, और जिधर cos नहीं साइन, जिधर थीटा नहीं उधर B sin थीटा। तो ये हमारे पास आ गए ऊर्ध्वाधर घटक, इसके आगे VB बराबर आ जाएगा B sin थीटा, और क्षैतिज घटक आ जाएगा BH बराबर B cos थीटा। अब हमें अगर जो है नमन कोण निकालना हो, नमन कोण या जिसको हम नति कोण भी कहते हैं, तो अगर आपको नमन कोण निकालना हो थीटा, तो आप इससे क्या निकालेंगे, पहले tan थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, VB अपॉन BH। तो VB अपॉन BH करेंगे तो इससे आपका जो है नमन कोण tan थीटा आ जाएगा। कैसे आ रहा होगा आप देखोगे, आपने क्या करना है सर, इसको समीकरण 1 कर लेना है, इसको समीकरण 2 कर लेना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर। तो ये आपने सबसे पहले इसको करना है भाग करने पर। तो आप करेंगे, देखो, तो VB अपॉन BH, तो VB अपॉन BH तो बराबर हो जाएगा, VB का मान है B sin थीटा, और BH का मान है B cos थीटा। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आता है, tan थीटा। यहाँ पर आप जो है ये tan थीटा बराबर आया, तो आप जो है यहाँ से आप जो है थीटा बराबर, यहाँ पे हम यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, थीटा भी आप लिख सकते हो। तो थीटा बराबर आप क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स BV अपॉन BH। इतना आपने जो है परीक्षा में करना है। तो ये जो है हमारे पास ये इसका जो है कोण आ जाता है, नमन कोण। और ये हमारे पास जो क्षैतिज घटक था BH बराबर B cos थीटा। यहाँ पर एक चीज और आती है, यहाँ पे जो है आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है ये B का मान आपको पूछ लेगा। तो ये जो है परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको निकालना हो, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो B आप निकालना चाहो, तो B कैसे निकालोगे, तो ये दोनों से आप देखो, यहाँ पर ये B cos थीटा, यहाँ पर B sin थीटा, तो B कैसे आएगा, तो sin थीटा cos थीटा हटनी चाहिए। तो ये जो है आपने क्या कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आप करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, पहले वर्ग कर लेंगे फिर जोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, आप समझ रहे हैं। तो मैं इसीलिए करना चाह रहा हूँ। तो आपने जो है समीकरण 1 और 2 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है जब इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो आपने क्या करना है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वी बी का स्क्वायर प्लस
बी एच का स्क्वायर। बाएं तरफ के वर्ग जोड़ दोगे अलग और दाएं तरफ के वर्ग जोड़ दोगे, तो यहाँ से आपने क्या करना है, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये वाला मान ऐसे रहेगा, बी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सभी को पता है। तो यहाँ पर जो है बी स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, तो बी स्क्वायर बराबर आपके पास बचेगा बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर, तो बी बराबर आ जाएगा रूट बी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आपको ये वाला सूत्र भी याद रखना है। तो आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको निकालना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का, तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, यानी वर्टिकल यानी जो ऊर्ध्वाधर घटक का उसका वर्क कर लेंगे और क्षेत्रीय घटक का वर्क कर लेंगे और वर्गमूल लगा देंगे, तो इससे हमें जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र हमें जो है पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है नतिकोण नमन कोण भी ज्ञात कर लिया और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस प्रकार का आपको जो है क्वेश्चन आप जो है 5 नंबर का भी आता है एग्जाम में, तो आपने जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और जो हमारे पास होते हैं, जो हमने पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव हैं, वो अवयव 3 अवयव इसमें आपने बताने, दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो यहाँ तक आपने क्लियर किया। नेक्स्ट, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग फैराडे ने किया था, जिसके कारण हमारी विद्युत मोटर बन पाई थी, और उस प्रयोग को आपने यहाँ पे समझाना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और उसके फैराडे के नियम, 2 नियम फैराडे ने दिए थे, उसको आपने यहाँ पे बताना है कौन सा नियम है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन भी कई बार आया, तो आपको इसको भी याद करना है, एग्जाम में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप समझ लें क्या होता है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में हमने जैसे बता रखा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिया, जो फैराडे ने प्रयोग किया था उसमें क्या किया था, उन्होंने एक कुंडली ली थी, और वो कुंडली हमारी जो है बनाई थी, जिसको हम कहते हैं, ये हमारी सोलिनॉइड, इसको हम कहते हैं परिनालिका कहते हैं। इस परिनालिका को किसी गत्ते पर लपेट कर इस तरीके से आप देख रहे होंगे स्प्रिंग टाइप की जो है मोड़कर, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस तरीके से मोड़कर बनाया था। और यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग टाइप की जो बनी हुई है, ये हमारी जो है कुंडली कहलाती है। तो इस कुंडली को जो है उन्होंने प्रयोग में लिया था, और साथ में जो है इसमें जोड़ दिया था एक धारा मापी, और जो है कुंडली को जब धारा मापी से जोड़ा, और जो है क्या किया, एक चुंबक उन्होंने लिया, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक दंड चुंबक है जिसके 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर हमने एक बल्ब यहाँ पे जोड़ दिया, ताकि हमें इसका प्रयोग से हमें पता लगे कि जो है यहाँ पर एक हम वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न होता है कि नहीं है। तो ये जो प्रयोग किया था फैराडे ने किया था, कि उन्होंने देखा ये प्रयोग हमारे पास सिद्ध क्या रहा था, उन्होंने सोचा था ओरेस्टेड के प्रयोग से ये उन्होंने निश्चय किया था कि इसका मतलब जो ओरेस्टेड बता रहे हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा कि जो है जब किसी जो है धारा प्रवाहित की जाती है तार में और उसके सामने चुंबकीय सुई रखी जाती है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब उनका प्रयोग से निष्कर्ष निकला था कि जब भी हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके विपरीत फैराडे ने सोचा कि जब धारा से, करंट से जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र से भी करंट उत्पन्न होना चाहिए। तो इस पे उन्होंने कई वर्ष तक इस पे जो है प्रयोग किया, और जो है अंत में तब जाके उनको एक सफलता मिली, और वो प्रयोग क्या था उसी को हम समझेंगे यहाँ पे। तो फैराडे ने जो है बहुत ही इमेजिंग जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, उस इमेजिंग एक्सपेरिमेंट को आप समझेंगे कि क्या है उसमें। इसी तरीके की कुंडली ली जैसे आप देख रहे होंगे, और जो एक वोल्ट मीटर लिया जिसको हमने, या हम धारा मापी कहें, जो इसमें सुई आपको दिखाई दे रही कि अगर जो है करंट बहेगी तो सुई हिलेगी, नहीं वो हिलेगी तो इसका मतलब धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। और चुंबक लिया उन्होंने, तो चुंबक से कई वर्षों तक इस पे प्रयोग करते रहे, लेकिन जब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने उस चुंबक को देखा कि जब इसमें हम गति कराते हैं तो यहाँ पर जो है सुई भी हिलने लग जाती है। आप देख रहे होंगे जैसे इस तरीके से, जैसे चुंबक को जो है इस कुंडली के समीप ला रहे हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं सापेक्ष गति कराते हैं। तो जब किसी कुंडली में सापेक्ष गति करा रहे हैं, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, तो जब कुंडली में सापेक्ष गति करा रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी, और सुई भी हिल रही है, यानी धारा मापने में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यानी जो परिपथ
जब होता है तो उसमें जो है धारा यानी विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो गया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और इसमें एक धारा उत्पन्न हो रही है, उस धारा को हम नाम देते हैं प्रेरित धारा। क्योंकि जो है यहाँ पर तो कोई बैटरी लगी नहीं है, तब भी जो है करंट फ्लो हो रहा है। हमने यहाँ पे ना कोई सोर्स लगाया, ना एसी वोल्टेज लगाया, केवल जो है चुंबक की गति करा रहे हैं। तो चुंबक में जब गति हो रही है तो इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, जिससे उन्होंने बताया कि इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही नाम दिया गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो अब आप जब इसको परीक्षा में लिखेंगे तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ से जुड़ी हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अगर हमने कुंडली को बंद कर लिया, जैसे हमने बल्ब लगा दिया था, तो उस पर जो है एक धारा उत्पन्न हो गई और धारा की वजह से बल्ब जलने लग गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से इस प्रयोग में आप देख रहे होंगे कि जो है ये जो है हमारे पास प्रेरित धारा जो है किसकी वजह से उत्पन्न हुई? जब हमने सापेक्ष गति कराई, चुंबक की सापेक्ष गति कराई कुंडली के सापेक्ष। अगर हम जो है कुंडली को चुंबक को स्थिर रख दें, सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है? अगर हम कुंडली को भी गति करा सकते थे, चुंबक को स्थिर रख देंगे, चुंबक कुंडली की गति कराएंगे, तब भी धारा उत्पन्न होगी, तो तब भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस घटना को क्या नाम दिया गया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो यहाँ पर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा हमने लिख देनी है। उसके बाद आपको जो है हेडिंग आएगी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, जो आपको पूछे गए। दो नियम उन्होंने दिए थे, जिसको हम पहला न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो प्रथम नियम आप देख लें, क्या नियम है? जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अभी जैसे हमने बताया था, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है आप समझे कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है। तो हमारे पास जो बल रेखाएं आपने देखो, जैसे हमने यहाँ पे जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन हमने चुंबकीय बल रेखाएं जिसकी हम बात करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इस मैग्नेट से जो ये बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इस मैग्नेट से जो बल रेखाएं निकल रही है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। तो ये बल रेखाएं हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। तो ये बल रेखाएं क्या कहलाएंगे? हमारी चुंबकीय फ्लक्स, यही मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। और ये चुंबकीय फ्लक्स जो है ये जब किसी कुंडली से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो उस कुंडली में से जब आगे पीछे करते हैं तो इसमें बल रेखाएं कभी ज्यादा प्रवेश करती हैं और कभी कम करती हैं। तो जब हमारे पास बल रेखाएं ज्यादा प्रवेश करेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स को आपने ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं, तो भी आप ध्यान रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स को हम जो है चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास फाई होता है कि जब हमने चुंबक को जो है कुंडली से दूर रखा तो उसमें बल रेखाएं कम जा रही है, उस समय फ्लक्स क्या होगा? फाई 1 होगा। और जब हमने उसके नजदीक लाया तब फ्लक्स कितना हो गया? फाई 2 हो गया। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई। इसी को हम फाई 2 माइनस फाई 1 कहते हैं, डेल फाई इसको हम कहते हैं। तो डेल फाई यानी फाई 2 माइनस फाई 1। तो माना पहले ज्यादा कितना था? फाई 2, बाद में ज्यादा हुआ जब बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, तो जितनी बल रेखाएं उसके अंदर प्रवेश करेंगी उसमें फ्लक्स परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा जाएगा। यानी बल रेखाएं ज्यादा प्रवेश करेंगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, बल रेखाएं कम जाएंगी तो फ्लक्स भी कम होगा। और परिवर्तन कब होगा? फ्लक्स परिवर्तन आप समझ रहे होंगे, फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई। फ्लक्स परिवर्तन कब होगा? जब हम सापेक्ष गति करा रहे हैं। तो जब हम मैग्नेट की यानी चुंबक की सापेक्ष गति करा रहे हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कभी बल रेखाएं ज्यादा जाती है, कभी कम जा रही है, ज्यादा जाती है, कम जाती है। उससे क्या होता है? इस फ्लक्स परिवर्तन की वजह से ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो मेन फैराडे ने बताया कि इसकी जो बल रेखाएं इसमें से कम और ज्यादा प्रवेश कर रही है उससे फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल की वजह से क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा। तो यहाँ पे अब जो उन्होंने विद्युत वाहक बल तो बता दिया कि इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन इस विद्युत वाहक बल का उन्होंने परिमाण क्या बताया? तो उन्होंने परिमाण यानी इसका जो परिमाण बताया, जिसको हम विद्युत वाहक बल को ई से दिखाते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो इस विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, अब आप समझे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी डेल्टा फाई या डेल फाई हम इसको कहते हैं, डेल फाई अपॉन डेल टी की ऋणात्मक दर यानी माइनस के बराबर होता है। ये जो है फैराडे का प्रथम नियम है। इसी नियम को उन्होंने बताया था कि E बराबर होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। इसको हम फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ऋणात्मक दर अब आपने इसको भी समझना है कि ऋणात्मक क्या प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक ये बताता है
कि वो अपने फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। जब कुंडली यानी फ्लक्स परिवर्तन का यानी चुंबक की गति का विरोध कर रही है। अब चुंबक की गति का विरोध किस तरीके से करती है ये भी आप देखेंगे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब हम उसको पास ले जा रहे हैं तो उसकी सुई की डायरेक्शन आप देख रहे होंगे अलग हो रही है दूसरी तरफ, और जब दूर ले जा रहे हैं तब उसकी डायरेक्शन अलग हो जा रही है। लेकिन हमने जब मैग्नेट चेंज कर दिया एन एस की जगह एस एन कर दिया आप देख रहे होंगे तब भी जो है क्या हो रहा है उसकी डायरेक्शन अब की बार जो है क्या हो रही है अपोजिट हो जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें जैसे इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जो कुंडली है यहाँ पर हमने जो है ये हमारे पास ये कुंडली इसमें जो धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे हमारे पास ये जब हमने मैग्नेट इसको जो है यहाँ पर आप देखें ये हम मैग्नेट को जो है जिसका एन और एस इसको जब हम पास ला रहे हैं तो ये इसके पर इसमें जो धारा की डायरेक्शन ऐसे होगी तो ये धारा इस तरीके से होती है जो इसके पास आने का भी विरोध करती है और दूर जाने का भी विरोध करती है। इसको आगे हम समझेंगे कौन सा नियम कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ये फ्लक्स परिवर्तन का माइनस चिन्ह ये दिखाएगा कि उसका विरोध कर रही है। तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है कि इसमें जो है ये वाली करंट इस तरीके से फ्लो करने लग जाती है कि ये वाला सिरा कुंडली का ये वाला एन हो जाता है और ये वाला एस हो जाता है। तो पास आने पर एन हो जाएगा और दूर जाने पर ये वाला ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा, ये एस हो जाएगा और ये वाला एन हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। और वो इसमें जब आप देखेंगे तो ये जो आप सामने से जब आपको देखेंगे कुंडली को तो आपको सामने से कुंडली गोल दिखाई देगी। तो कुंडली गोल दिखाई देगी तो आपको जो है यहाँ पर अगर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो रही हो, आपकी जो है करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो रही हो यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि जो है ये एन वाला हो जाएगा। और अगर आपको जो है करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही होगी तो आप समझ जाएंगे एस बन रहा होगा। तो ये वाली डायरेक्शन एस हो जाए वाला सिरा एस हो जाएगा, जिधर क्लॉकवाइज होगा वो जिधर एंटी क्लॉकवाइज होगी यानी विपरीत दिशा में होगी वो एन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी बार बार चेंज होता रहेगा। तो आप देख रहे यहाँ पे लाइट भी जो है कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो इसी वजह से हो रही है। तो पास आने का भी विरोध करती है और दूर जाने का भी विरोध करती है। तो अभी हमने जो है ये अभी हम तो इसकी बात कर रहे हैं केवल विद्युत वाहक का परिमाण जो होता है इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ये भी आपने देखना है। और माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर आप अगर कुंडली में एन फेरे हो, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, यदि कुंडली में एन फेरे हो तो तब इसमें जो फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी। इस पॉइंट को भी आपने कर लेना है। और ई बराबर एक पॉइंट और इसमें आप कर लेंगे, एन को ले जाएंगे अंदर तो ये हो जाएगा एन फाई अपॉन डेल टी। तो ई बराबर आ जाएगा माइनस डेल ब्रैकेट के अंदर एन फाई अपॉन डेल टी। एन फाई जो है इसको हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ये क्या कहलाएगा? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। इसको भी आपने ध्यान रखना। तो ये हमारे क्या कहलाता है? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। तो ये जो है फैराडे ने पहला नियम दिया था, तो ये जो आपने ध्यान रखना है। यहाँ तक आप क्लियर समझ पाएंगे, प्रथम नियम क्लियर हो गया आपको। सेकंड नियम देख लेते हैं, इस जो कुंडली का जो दूसरा नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसे होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो ये वाला नियम आपको जो एक नंबर में लेंज का नियम भी पूछा जाता है, तो लेंज का नियम भी आपको ध्यान रखना है कि लेंज का नियम क्या है। ये दूसरा नियम ही जो है लेंज का नियम कहलाता है फैराडे का, कि किसी परिपथ में प्रेरित वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसे होती है जो उस कारण का विरोध करती है। धारा की डायरेक्शन यानी हमेशा जो हम बता रहे थे, ये जो हमारे पास जो कुंडली है, इस कुंडली में जो डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने जो है गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, सुई जोड़ दी। तो यहाँ पर जो है ये वाली जब डायरेक्शन इस तरीके से हो रही है तो सुई में इस तरीके से करंट जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला सिरा इस तरीके से, तो ये यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रही है यहाँ पे, तो ये वाला एस हो जाएगा, ये वाला सिरा, और ये वाला एन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम चुंबक को ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो ये वाला सिरा यहाँ पर ये एन है, ये वाला एस है, तो इसके पास लाने पर ये इसके करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में सुई घूम जा रही है। और जब हम इसको जो है कुंडली को जब हम दूर ले जा रहे हैं, तो कुंडली को जब दूर ले जा रहे हैं उस समय जो है इसकी सुई की डायरेक्शन अलग हो जा रही है, उस समय करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है, यानी ये वाला उस समय एस हो जा रहा है और ये वाला एन हो जा रहा है। तो यानी जो है तब ये जब दूर जा रहा है तो ये एन वाला जो है, ये वाला जब दूर जा रहा है तो यानी एन के दूर जाने का विरोध कर रहा है, तब ये आकर्षण बल लगाने के लिए ये वाला एस हो जा रहा है ताकि ये अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे चुंबक के पास आने का भी विरोध कर रहा है और चुंबक के दूर जाने का भी विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? जब दूर जा रहा है तो एस हो जा रहा है ताकि उसको अट्रैक्शन कर सके, और जब पास आ रहा है तो एन हो जा रहा है ताकि उसको रिपल कर सके यानी प्रतिकर्षण कर सके। तो दोनों ही कंडीशन में जो है क्या होती है अपने जो है, और इसी गति सापेक्ष गति की वजह से ही जो है जो गति कर रहा है वी वेग से, यानी सापेक्ष गति हो रही है, तभी जो है
प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो उस जिससे उत्पन्न होती धारा उसी का विरोध करती है। भाई जो है अगर पास आ रहा है तो उसको जो है उसका भी विरोध कर रही है, और दूर जा रहा है तब भी विरोध कर रही है, तो ये जो है इसको हम लेंज का नियम कहते हैं। तो ये सापेक्ष गति कहलाती है इसमें। तो यहाँ पर आपको जो है ये ऊर्जा संरक्षण नियम पे भी आधारित है। लेंज का नियम, ये अलग से क्वेश्चन भी बनता है इसमें कि ऊर्जा संरक्षण नियम पे किस तरीके से, तो आप वही तरीके से बताएंगे कि जब इसको हम पास ला रहे हैं तो इसका जो है क्या हो जा रहा है, ध्रुव चेंज हो जा रहा है, यानी ये वाला एन हो जा रहा है और एन एन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तब हमें गति करने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है जो ऊर्जा होती है, और दूर जाने का भी विरोध करता है। तो उस समय हम जो सापेक्ष गति करा रहे हैं, तो जो हमें दूर जाने में भी हमें कार्य करना पड़ेगा, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दोनों स्थिति में हमें कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य जो ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है, जिसको हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो लेंज का नियम किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आप लोगों की क्लियर हो पा रहे होंगे सारे टॉपिक। आप अच्छे से तैयार करें इन क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहती है इन क्वेश्चन की, कई बार आ चुके हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जल्दी आप लोग के बीच आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।